आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कभी मैं अपने चैनल पे जगदेव सर के द्वारा जो हैंड रिटन नोट्स है सभी सब्जेक्ट का, मैं अपने चैनल पे उसका क्लास ला रहा हूँ। ठीक है, अभी हिस्ट्री और केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है यूट्यूब पे, और इतिहास का अभी जो है हिस्ट्री में अभी हम जो है प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसमें 4 लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे हम अपलोड कर दिए हुए हैं। ठीक है, और जो है आप ये 5वां लेक्चर है, और केमिस्ट्री का आप देखेंगे तो एक लेक्चर हम लोग का केमिस्ट्री का भी हम अपलोड कर दिए हुए हैं, तो आप लोग जो है वहाँ से जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो मगध साम्राज्य था उसका दूसरा लेक्चर था। ठीक है, क्योंकि मगध का एक जो है 4 नंबर जो लेक्चर था मेरा, वो मगध साम्राज्य, देखिए यहाँ पे जो है अपना मगध साम्राज्य है, उसका एक वीडियो बन चुका है। हम पिछले वीडियो में आपसे बोले थे कि मगध साम्राज्य का जो है 2 लेक्चर होगा। ठीक है, तो ये आज मेरा ये जो है दूसरा लेक्चर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हैं, हम जो है देख रहे हैं आजकल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी मेरा काम है कहना, लाइक करने का आपका काम है कान सुनना और एक कान से निकाल देना, कोई बात नहीं है। मेरा जो काम है हम तो करेंगे ही ना। चलिए, मौर्य वंश, आप देखिए यहाँ तक पढ़े थे हम लोग। ठीक है, पिछले वीडियो में हम पढ़े थे जो है सेल्यूकस निकेटर तक पढ़े थे। देखिए यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर तक जो है हम लोग पढ़े थे। सिकंदर का ये सेनापति था, और उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का जो कहाँ से कहाँ तक शासक था, मौर्य वंश 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक शासक था। ठीक है, और उसमें मौर्य वंश में सबसे पहला है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य वंश का संस्थापक है। ठीक है, उनका जो जन्म हुआ है 345 बीसी में हुआ है, राजगद्दी पर बैठा 322 बीसी में। ठीक है, इनकी माता का नाम है मूरा। ठीक है, इनकी माता का नाम है मूरा, इनके पिताजी का नाम है गुनी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी का नाम है गुनी। पत्नी, ठीक है, पत्नी का नाम है दुर्धरा। दुर्धरा यानी कि इसे इनकी जो पत्नी थी वो घनानंद की बेटी थी। वाह क्या बात है, घनानंद को ही ये मार करके मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए थे और उनकी बेटी से शादी कर लिए थे। ठीक है, फिर घनानंद की बेटी थी दुर्धरा। ठीक है, दुर्धरा जो है, उसका जो बिंदुसार, दुर्धरा बिंदुसार की बेटी थी क्या। फिर कर्नेलिया या हेलिना, इसको क्या बोलते हैं, कर्नेलिया या हेलिना, इसकी पत्नी थी। गुरु एवं पीएम, मतलब ये हो सकता, गुरु था और प्रधानमंत्री भी था चाणक्य। गुरु था चंद्रगुप्त मौर्य वंश, जो मौर्य वंश के संस्थापक से पहले उनका गुरु था, और जब संस्थापक हुआ मौर्य वंश का तब वो प्रधानमंत्री बन गए थे मौर्य वंश का। इनका जो पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक के बारे में बुक है। 15 अधिकरण में बटा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में बटा हुआ था, 15 अधिकरण में बटा हुआ है। मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। ठीक है, मुद्रा राक्षस, एक मिनट यहाँ से हम जो बड़ा कर दें, भूल गए थे, देखिए थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ ठीक है, अब अच्छा दिख रहा होगा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा था, एवं पुराण में निम्नकुल वृषल कहा गया है। ठीक है, पुराण में क्या कहा गया है, वृषल कहा गया है मुद्रा राक्षस को। बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ में क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, तो क्षत्रिय कहा गया है। जस्टिन और स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोटस एवं एंड्रोकट्स शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्टिन और स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोटस एवं एंड्रोटस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। सर विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया कि सेंड्रोटस एवं एंड्रोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है,
सर विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया कि जो शब्द जो उनके जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो शब्द लिखा गया है तो ये वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य का ही शब्द है। तो उन्होंने यह पहचान करवाया था, तो निकला कि हाँ ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही ये दोनों नाम है, सेंड्रोटस एवं एंड्रोटस। प्लूटार्क, देखिए प्लूटार्क के अनुसार ये क्वेश्चन सब जो है आपको एसआई और बिहार सीजीएल में लूसेंट क्या बोलते हैं बिहार एसएससी में एकदम धड़ल्ले से पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन तो उनके लिए एकदम काजू किशमिश वाला क्वेश्चन है ये सब। देखिए प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर चाणक्य की सहायता से संपूर्ण भारत पर रौंद डाला था, ठीक है। तो प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर जो है चाणक्य की सहायता से संपूर्ण भारत पर रौंद डाला, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने के शासनकाल में पाटलिपुत्र में 12 वर्ष अकाल हुआ था, ठीक है। इनके शासनकाल में पाटलिपुत्र में 12 वर्ष तक अकाल हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु ने दिया, ठीक है। चंद्रगुप्त को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व से मिली थी। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला यानी कि चंद्रगिरी पर्वत पर चला गया। यानी कि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चला गया, मतलब दोनों साथ ही गए। और किस पर्वत पे गए? तो चंद्रगिरी पर्वत पे गए थे, जहाँ 298 बीसी संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया था, ठीक है। तो प्राण त्याग दिया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म जो है स्थूल बाहु और भद्रबाहु, ठीक है। जैन धर्म 2 भाग में बटा था, स्थूल बाहु और भद्रबाहु। स्थूल बाहु जो था श्वेतांबर था और भद्रबाहु जो था दिगंबर था। तो जो भद्रबाहु से शिक्षा लिया था चंद्रगुप्त मौर्य, तो भद्रबाहु क्या था? दिगंबर में आता था, ठीक है। जैन धर्म में दिगंबर में था। अब आगे चलते हैं। बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार का शासन था, बिंदुसार का जो शासन था 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक था। इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था बिंदुसार। इनकी माता का नाम था दूरधरा, ठीक है, दूरधरा। सर्जरी द्वारा उत्पन्न होने वाला पहला शासक, यानी कि बिंदुसार जो था सर्जरी द्वारा इनका जन्म हुआ था। और आजकल का बच्चा को तो सर्जरी के ही द्वारा जन्म होता है। उनका जो उप नाम था अमित्रघात, यानी कि शत्रु का विनाश करने वाला इनका नाम था बिंदुसार। आजीवक धर्म का अनुयायी था। इन्होंने आजीवक धर्म का पालन किया था। स्थापना मोगली पुत्र गोसल ने किया था, ठीक है। आजीवक धर्म का अनुयायी था और इसकी जो स्थापना कौन किया था? आजीवक धर्म का स्थापना मोगली पुत्र गोसल ने किया था। परिवार विस्तार किया और कुल 101 संतान था इसका, ठीक है, 101 बच्चा था। प्रधानमंत्री बिंदुसार का प्रधानमंत्री था खल्लाटक, ठीक है। इनके प्रधानमंत्री का नाम था खल्लाटक। वायु पुराण में भद्रसार, ठीक है, वायु पुराण में भद्रसार वारिसार कहा गया है, ठीक है, वारिसार कहा गया है। जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। सिंहसेन कहा गया, किसको कहा गया? बिंदुसार को कहा गया है सिंहसेन। जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध भिक्षु तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 युद्ध जीता है, ठीक है। बौद्ध भिक्षु तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 युद्ध जीता है। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ है, ठीक है। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ और ये तक्षशिला किन 2 नदियों के बीच में है आप ये कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम बताए हुए थे। और ये कहाँ है और किस 2 नदियों के बीच में है, ठीक है। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, यानी कि बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा सुसीम था। और सुसीम तक्षशिला का राजकुमार था जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा था, ठीक है, असफल रह गया विद्रोह को दबाने में। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, यानी कि बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम और अशोक छोटा बेटा था, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो है आपको जो युद्ध हुआ था तो उस समय जो अशोक
कहाँ का राज्यपाल था, तो अवंती का राज्यपाल था। और उसका बड़ा बेटा जो था कहाँ का राजकुमार था, तो वो था आपको तक्षशिला का राजकुमार था। ठीक है, उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा। अशोक ने क्रूरता पूर्वक विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, अशोक विद्रोह को दबाने में सफल रहा। ठीक है, अब बिंदुसार की जो मृत्यु हो जाता है होता है 273 BC में। उत्तराधिकार का युद्ध जो कि 4 वर्ष तक चला, उत्तराधिकार का युद्ध जो कि 4 वर्ष तक चला। बिंदुसार के बाद मगध के सिंहासन पर अशोक बैठा। ठीक है, अशोक बैठा था। अशोक, चलिए अब अशोक को पढ़ेंगे। तो अशोक का जन्म हुआ था 304 BC पाटलिपुत्रा यानी कि से अभी पटना में, जो बिहार की राजधानी है पटना। पिता का नाम था बिंदुसार। ठीक है, माता का नाम था सुभद्रांगी। ठीक है, इनका नाम था धर्मा भी नाम था। और इनके दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पोता का नाम दशरथ, प्रिय पत्नी करुवाकी। ठीक है, ये सब पूछता है एग्जाम में। इनके पिता का नाम जो बड़े बड़े जो लीडर होते हैं ना, उनके माता पिता का नाम पूछता ही है। इनके प्रिय पत्नी का नाम भी पूछा हुआ है, कारुवाकी। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों को हत्या कर दिया था। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि उत्तराधिकार का युद्ध में उसने अपने 99 भाइयों को मार डाला। ठीक है, और एक कुआं में डाल दिया। वह कुआं आज भी पटना के अगम कुआं का नाम से प्रसिद्ध है। बाकी 269 ईस्वी में अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, 269 ईस्वी में अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक में 8वें वर्ष अर्थात 261 BC में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया। अब आप हमें बताएंगे कि कलिंग की राजधानी कहाँ है। ठीक है, कलिंग की राजधानी क्या है, उनका नाम क्या है। आक्रमण किया तथा कलिंग की राजधानी तोसलिल, इसमें दिया हुआ है, कलिंग की राजधानी तोसलिल दिया हुआ है। ठीक है, पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कलिंग आक्रमण की जानकारी, कलिंग के आक्रमण का जानकारी कहाँ से मिलता है, तो मिलता है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, ये भी हम पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इस नोट्स में पहले ही पढ़ चुका है। तो कलिंग आक्रमण की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलता है, तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, कलिंग आक्रमण के बाद हृदय परिवर्तन हुआ अशोक का और बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, पहले अपनाया था जैन धर्म और अब अपना लिए बौद्ध धर्म। इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रांध से मिली। ठीक है, निग्रांध से मिला था, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दिया। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है उपगुप्त ने दिया था। निग्रांध ने बोला अशोक को कि भाई साहब आप बौद्ध धर्म में आ जाओ। ठीक है, इसमें बहुत शांति है। तो बौद्ध धर्म में आ गए अशोक। उसके बाद उनको एक शिक्षक मिले, गुरुदेव मिले उपगुप्त, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दिया था बौद्ध धर्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह है क्या, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। ठीक है, ये सब तो पढ़ा हुआ है। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुँचाया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अशोक जो है अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। अशोक के अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस यानी कि डेरियस दारा से या दाए बाहू से मिलता है। ठीक है, अशोक ने अभिलेखों को लिखने की प्रेरणा किससे लिया था, तो इराक के राजा डेरियस दारा से या फिर दाए बाहू से। ठीक है, एग्जाम में आपको दाए बाहू भी मिल सकता है और डेरियस और दारा ये तीनों नाम मिल सकता है। तो फिर घबराइएगा नहीं, पढ़िएगा तो घबराइएगा नहीं, नहीं पढ़िएगा तो आपको ध्यान नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। अशोक के शिलालेख को पहली बार टी फैंथलर जो 1750 ईस्वी में खोजा था। ठीक है, अशोक के शिलालेख की खोज सबसे पहली बार कब हुआ था, तो 1750 ईस्वी में हुआ था और टी फैंथलर ने किया था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने और समझने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिला। ठीक है, पढ़ने और समझने, खोज तो 1750 में हो गया था लेकिन वो पढ़ नहीं पाया कि इसमें लिखा हुआ क्या है। लेकिन उसके बाद 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने
पढ़ने और समझ, मतलब उस अभिलेख को पढ़ भी लिया और समझ भी लिया। और जो मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक के मास्की, नेंदर और उदगोलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। पूछता है कि अशोक के कौन से अभिलेख में अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। ठीक है, स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। तो मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख, कर्नाटक के मास्की, नेदर तथा उदगोलान अभिलेख में अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अभिलेख है भाभरू अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट नाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, भाभरू अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट नाम का अभिलेख जो है प्रयोग हुआ है। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगति जो 255 बीसी में पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसका अध्यक्ष था मोगली पुत्र। ठीक है, अब आप हमको बताएंगे कि बौद्ध संगति का जो चौथा हुआ था, बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संगति, वो कहाँ हुआ था। ठीक है, और उसका अध्यक्ष कौन था। ठीक है, अशोक की 5 पत्नियां थी। ठीक है, अशोक की 5 पत्नियां थी, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुवाकी का था। कारुवाकी का था, इसीलिए हम ऊपर पढ़े थे कि अशोक की पत्नी का नाम एक ही नाम पढ़े थे, कारुवाकी। ठीक है, तो लेकिन पत्नी इनकी 5 थी। इसी के कहने पर अशोक ने युद्ध त्याग दिया, और इसी के कहने पर अशोक ने युद्ध जो है त्याग दिया। हो सकता है कि कारुवाकी बहुत सुंदर हो, कुछ भी हो सकता है भाई। कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की। कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना कौन किया था? तो अशोक ने किया था। अब पूछेगा कि श्रीनगर की स्थापना कौन किया था? तो अशोक ने किया था, झेलम नदी के किनारे। और यही पूछता है कि श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे है। कौन स्थापना किया था? तो अशोक ने किया था। चलिए आगे, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ी, ठीक है, अब पूछता है एग्जाम में ये पूछता है कि बराबर की पहाड़ी कहाँ है? तो कहाँ है? तो गया में है। 4 गुफा दान में दिया। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा दान में दिया। ठीक है, 4 गुफा का नाम है सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी। ठीक है, ये 4 गुफा का नाम है। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछ सकता है 100%, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला बार तो बिहार से है, वो भी गया में है। ठीक है, उसका गुफा है, अशोक है, बराबर की पहाड़ियाँ है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। तो ये फिर से पढ़ देते हैं कि उनका गुफा का नाम सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी। फिर से पढ़ देते हैं, सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी। ठीक है, नोट, बराबर की पहाड़ी वर्तमान जहानाबाद जिला में स्थित है। देखिए उस समय जो था बराबर की पहाड़ी गया में था, लेकिन जो है अब जो है कहाँ है? जहानाबाद में है। इसको आप ध्यान कीजिएगा, बराबर की पहाड़ी अभी जो है जहानाबाद जिले में है, गया में नहीं है। आजीविकों के लिए नागा अर्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, आजीविकों के लिए दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था। अब ये दशरथ कौन है? दशरथ उसका पोता का नाम है। ठीक है, दशरथ उसका पोता का नाम है। इसका उत्तराधिकारी कुणाल था। ठीक है, तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था जी? कुणाल था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष धर्म यात्रा किया। उसके बाद अशोक 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के 8वें वर्ष कौन सा यात्रा किया, 9वें वर्ष कौन सा यात्रा किया। पूछ दिया कि अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा कैवें वर्ष में किया? तो 20वें वर्ष में किया। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? अभिलेख की भाषा थी प्राकृति। ठीक है, प्राकृत, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया है। ठीक है, 4 लिपियों में लिखा गया अभिलेख अशोक के अभिलेखों को। पहला अभिलेख है ब्राह्मी। प्राकृतिक अभिलेख को 4 लिपि में लिखा गया, ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और एक था ग्रीक लिपि। ठीक है, एक था ग्रीक लिपि। अच्छा, ब्राह्मणी लिपि था भारत में, खरोष्टी लिपि था पाकिस्तान में, अरमाइक लिपि था अफगानिस्तान में। ठीक है, दोनों अफगानिस्तान में। अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि दोनों जो है अफगानिस्तान में ही है। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि जो है भारत में बाईं से दाईं ओर। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणी लिपि हम लोग एग्जाम में खूब ज़्यादा पूछता है कि ब्राह्मणी लिपि बाईं से दाईं ओर। ठीक है, जैसे उर्दू जो कैसे लिखा जाता है,
उर्दू लिखा जाता है दाईं से बाईं ओर, ठीक है ना, उल्टा लिखा जाता है। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं ना, इसका उल्टा लिखता है उर्दू। तो खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में, और अरमाइक लिपि अफ़गानिस्तान में, और ग्रीक लिपि भी अफ़गानिस्तान में। सर ए कूना अभिलेख द्विलिपिक अभिलेख है, यानी कि इसे सर ए कूना अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसमें 2 लिपि का उपयोग किया हुआ है, जिसमें 2 लिपि का नाम है अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। और ये लिपि जो है प्राकृत भाषा में है, और किसका है तो अशोक का है। अशोक जो है 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है शिलालेख। शिलालेख का मतलब होगा, शिला मतलब होता है वो शिला की जवानी नहीं, शिला मतलब होता है चट्टान, पत्थर, है ना, उसको बोलता है शिलालेख। एक होता है स्तंभ लेख, पिलर पे, ठीक है। एक है गुहा लेख, गुफा पे, ठीक है। शिलालेख मतलब पत्थर पे, और स्तंभ लेख जो स्तंभ होता है ना, जैसे घर का जो पिलर होता है यार, उसी पिलर पे। तो शिलालेख जो है बृहद शिलालेख, एक था लघु शिलालेख, ठीक है। बृहद शिलालेख और एक था लघु शिलालेख। अब स्तंभ लेख जो है, एक था दीर्घ स्तंभ, एक था लघु स्तंभ लेख, ठीक है। और जो है स्तंभ लेख जो पिलर पे लिखा जाता था, उसका संख्या था 7। 6 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ था, ठीक है। 6 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ था, ठीक है। और हम शिलालेख की बात करेंगे, शिलालेख के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनकी संख्या थी 14, ठीक है। और 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ था, ठीक है। इनका जो ट्रिक है, इनका जो शिलालेख का नाम है यहाँ पे दिया हुआ इनका ट्रिक का नाम। और सबसे पहले ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है शाम को सोए जो गधा है, ठीक है। ये जो ट्रिक है अशोक के शिलालेख का ट्रिक है, शाम को सोए सो गधा है। स से शाम, स से शिलालेख, ठीक है। स से शिलालेख, स से शाम। शाम को जो सोएगा वो गधा होगा, यानी कि शाम को सोए जो गधा है, ठीक है। शाम शाम में सबसे पहले आता है शाहवाज गढ़ी, शाहवाज गढ़ी, ठीक है। म से है मनसेहरा, ठीक है, मनसेहरा शिलालेख। अच्छा, शाम को से हो जाएगा कालसी, और सो से हो जाएगा सोनरा, ठीक है। और ए से हो जाएगा सोए में, ए से आ जाएगा एरगुड़ी, ठीक है। और जो से हो जाएगा जोगद, और ग से हो जाएगा गिनार, ठीक है। उसको गिनार नहीं बोले, गिरनार भी बोल सकते हैं। और धा से हो जाएगा धौली, जो कि उड़ीसा में है। और हे जो है बस वैसे लबादुआ में है, इसके हैं का कोई मतलब नहीं है। तो शाहवाजगढ़ी जो अभिलेख है, जो शिलालेख है, वो पाकिस्तान से प्राप्त हुआ था। मनसेहरा पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान से जो है आपका 2 को प्राप्त हुआ। उत्तराखंड से प्राप्त हुआ था कालसी, ठीक है। और महाराष्ट्र से सोपरा, ठीक है। आंध्र प्रदेश से एरेगुडी, ठीक है। ये देखिए एरेगुडी पढ़ने से ही लगता है कि आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। और जोगद जो है उड़ीसा में 2 था, जोगद और धौली। और गिरनार जो है, जो गिनार है, वो गुजरात से, ठीक है। तो इतने राज्यों से, मतलब 8 स्थानों से जो है बृहद शिलालेख मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अशोक के चतुर्दश शिलालेख, अशोक के चतुर्दश शिलालेख, ठीक है। यहाँ पे अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं और इनसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शिलालेख के बारे में। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि देखिए प्रथम शिलालेख में क्या दिया हुआ है। प्रथम शिलालेख में है अहिंसा और पशु बलि पर रोक लगाया गया है। प्रथम शिलालेख में लिखा गया है अहिंसा और पशु बलि पर रोक लगाया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अहिंसा और पशु बलि पर रोक अशोक के कौन से शिलालेख में है, जो है लिखा गया है या फिर पाया जाता है या फिर मिला है। तो कौन सा शिलालेख हो जाएगा, प्रथम शिलालेख। ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन इसी से बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय शिलालेख। द्वितीय शिलालेख में क्या है, पशु चिकित्सा साथ ही दक्षिण भारत राज्य जैसे चेर, पांड, श्रीलंका, केरल पुत्र, है ना, सतीय पुत्र की चर्चा है इसमें, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। चोल वंश की चर्चा इसमें नहीं है, ठीक है। दक्षिण भारत के राज्य और पशु चिकित्सा किससे संबंधित है, तो द्वितीय शिलालेख से संबंधित है। तृतीय शिलालेख ने अशोक ने 3 अधिकारी, ठीक है, 3 अधिकारी रजुक युक्त और प्रादेशक की चर्चा है, ठीक है। अशोक के 3 अधिकारी का चर्चा कौन से शिलालेख में
मिलता है तो तृतीय शिलालेख में मिलता है। चौथा शिलालेख में देखिए, इसको अगर आप ट्रिक से याद कीजिए, ट्रिक से, तो 3 तृतीय मतलब होता है 3, इसको तृतीय क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं। और 3 अ भी जब लिखते हैं 3 अधिकारी, 3 में भी 3 है, और अ से अ भी लिखते हैं जब 3 लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो 3 से तृतीय और 3 से 3 अधिकारी, ठीक है। तो इसको ट्रिक से आप ऐसे याद कर सकते हैं। चतुर्थ शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख, इसमें भैरी घोष युद्ध के स्थान पर धम्म घोष बौद्ध के नीति की चर्चा है, ठीक है। चतुर्थ जो चौथा शिलालेख है, इसमें भैरी घोष युद्ध के स्थान पर धम्म घोष बौद्ध की नीति की चर्चा है। पांचवा शिलालेख में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, ठीक है। पांचवा शिलालेख में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है। और हम छठा शिलालेख की बात करें तो मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। अशोक ने बोला है कि मेरा जो अधिकारी होगा वो जन कल्याण के लिए हमसे जब चाहे तब मिल सकता है, ठीक है। वो कौन से शिलालेख में लिखा हुआ है, तो छठा अभिलेख में लिखा है, छठा शिलालेख में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं सातवां शिलालेख। सातवां में लिखा हुआ है, अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है, और यह सबसे बड़ा अभिलेख है। सबसे बड़ा अभिलेख देखिए, अब सबसे बड़ा अभिलेख है सातवां अभिलेख, ठीक है। एग्जाम पूछ देता है कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो सातवां शिलालेख, ठीक है। इसने कहा है कि अशोक ने बोला कि सभी धर्मों के आपसी समन्वय की बात किया है सातवें अभिलेख में, और ये सबसे बड़ा अभिलेख है। आठवें शिलालेख में इसमें अशोक की धर्म यात्रा कौन से वर्ष में हुआ था, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। अशोक की धर्म यात्रा कौन से वर्ष में शुरू हुआ था, तो यह है आठवां शिलालेख में। चलिए नौवां में क्या है, नौवां में बताइए। नौवां में है, इसमें अशोक छोटे छोटे त्योहारों का प्रतिबंध लगा दिया। अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, जो है नौवां शिलालेख में है। 10वां में है धम्म के महत्व के बारे में चर्चा। धम्म के महत्व के बारे में चर्चा कौन से शिलालेख में है, तो 10वां में है। 11वां में है मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं, ठीक है। 11वें में है मेरे जो अधिकारी है ब्राह्मण उनको न सताएं, ठीक है, उन्होंने बताया गया। 12वां शिलालेख में है स्त्री महामात्र अधिकारी की चर्चा, ठीक है। स्त्री महामात्र अधिकारी की चर्चा कौन से अभिलेख में है, तो 12वां शिलालेख में है। 13वां शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि कलिंग युद्ध अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है, चर्चित है या फिर लिखा गया है, तो हो जाएगा आंसर में 13वां शिलालेख में। 13वां शिलालेख यानी 13 जो शिलालेख है 13वां नंबर, उसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। 14वां शिलालेख में जो है अशोक ने कहा कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए हैं, इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं, ठीक है। उन्होंने जो है 14वां शिलालेख में बोला है कि ऊपर लिखे हुए जितना भी शिलालेख हैं वो उसमें जो उस पर जो है हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, इसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने बहुत सारे काम किए जो कि शिलालेख में नहीं लिखा हुआ है, और इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, जो जिम्मेदार है लिखने वाला जिम्मेदार है, ठीक है। अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं, ठीक है। 7 स्तंभ लेख है। देखिए यहाँ पे जो है अभी हम लोग पढ़ रहे थे शिलालेख, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखिए सबसे जरूरी है कि माइंड में सबसे बड़ा जरूरी है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे शिलालेख, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्तंभ लेख। इनकी संख्या 7 है, तो 7 को अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो 7 को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो 7 अशोक के 7 अभिलेख स्तंभ लेख है। एक तो है रुमनदेई अभिलेख जो है नेपाल में, एक है प्रयाग कौशाम्बी अभिलेख जो है यूपी में, और ये सबसे छोटा अभिलेख है। रुमनदेई जो अभिलेख है जो नेपाल में है सबसे छोटा अभिलेख है। प्रयाग कौशाम्बी अभिलेख जो यूपी में है, अकबर द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग में स्थापित किया गया था। अकबर द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग में स्थापित किया गया था। फिर दिल्ली टोपरा अभिलेख जो हरियाणा में है, ठीक है। दिल्ली टोपरा अभिलेख जो है हरियाणा में है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थापित, ठीक है। ये भी दिल्ली में स्थापित किया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। अच्छा, दिल्ली मेरठ अभिलेख, दिल्ली
दिल्ली मेरठ अभिलेख यूपी में है, फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थापित। यानी कि से फिरोज शाह तुगलक जो है इन दोनों को जो है दिल्ली में स्थापना किए थे, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। ठीक है। रामपुरवा अभिलेख पश्चिमी चंपारण बिहार में है, और लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, ये भी पूर्वी चंपारण बिहार में है। एक है लौरिया आरेराज, लौरिया आरेराज पश्चिमी चंपारण बिहार में है। अब देखिए ये तीनों जो है बिहार से रिलेटेड है, तो आपको बिहार के एग्जाम में ये के लिए ये इम्पोर्टेंट तो होगा ही होगा। ठीक है। शीर्ष पर सांड की आकृति, सांड यानी कि जो शीर्ष पर सांड की आकृति है, इसमें जो है लौरिया नंदन अभिलेख जो बिहार के पूर्वी चंपारण में है, इनकी जो है शीर्ष पर मोर की आकृति है। और पश्चिमी चंपारण में जो लौरिया आर्यराज है, इसके शीर्ष पर कौन सी जो आकृति है, शेर की आकृति है। ठीक है। जो जैसे ये मान लो कि ये शिलालेख, ये आपको जो है क्या हो गया, स्तंभ लेख। ठीक है। और इसके शुरू में ये कहने का मतलब इनका कि शीर्ष पर यहाँ पे शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया। ठीक है, यहाँ शीर्ष हो गया, तो यहाँ पे जो आकृति है, ठीक है, तो रामपुरवा अभिलेख में यहाँ पे सांड बना हुआ है, और लौरिया नंदनगढ़ जो पूर्वी चंपारण में है यहाँ पे मोर बना हुआ है, और लौरिया आर्यराज पश्चिमी चंपारण में है, तो यहाँ पे जो है क्या बना हुआ है, यहाँ पे जो क्या बना हुआ है, यहाँ पे शेर बना हुआ है, मतलब शीर्ष पे। ठीक है, वही शीर्ष बोल रहा है। अच्छा, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उस समय जो है साम्राज्य को क्या बोलते थे, राजा, साम्राज्य का राजा होता था। ठीक है। प्रांत जो उस समय जो प्रांत था, राज्य को क्या बोलते थे, प्रांत बोलते थे। प्रांत का जो है प्रांतपति, ठीक है, प्रांत का जो देखभाल करता था उसका था प्रांतपति। विषय, उस समय जिला को हम लोग बोलते थे विषय। ठीक है, विषय को देख रेख करने वाला विषयपति। ठीक है, ये मेन है, ये आपको, ठीक है, मेन था। समाज फिर विषय जिला, उसमें बोल देगा कि पूछेगा एग्जाम में कि आपको मौर्यकालीन प्रशासन में विषय इनमें से क्या कहलाता था। ठीक है, तो ऑप्शन में रहेगा आपको जिला, राज्य, गांव, तो आंसर क्या हो जाएगा, जिला हो जाएगा। ठीक है। अब ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का सबसे छोटी इकाई ग्राम था, और ग्रामिक। ठीक है, और गांव में रहने वाले को क्या बोलते थे, ग्रामिक बोलते थे। और 10 ग्राम मिलकर, यानी कि 10 गांव मिलकर एक गोप बनता था। ठीक है। मंत्री को बोलते थे प्रधानमंत्री। ठीक है। सेना को बोलते थे सेनापति। मंत्री, सेना को बोलते थे सेनापति। आय एवं व्यय का लेखा जोखा कर जो लेखता था वो था संहारता। गुप्तचर को बोलते थे गूढ़ पुरुष। ठीक है। कोषाध्यक्ष सन्निधाता। कृषि विभाग का जो अध्यक्ष था उसको बोलते थे शीताध्यक्ष। राजकीय कोषाध्यक्ष को बोलते थे हम लोग सन्निधाता। ठीक है, सन्निधाता 2 था, कोषाध्यक्ष और राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रांत की संख्या था 5। ठीक है, और सभी प्रांतों की राजधानी, उत्तरी प्रांत तक्षशिला जो है झेलम और रावी नदी के बीच में स्थित था। पूर्वी प्रांत कहाँ पे, पाटलिपुत्रा जो अभी पटना है। दक्षिणी प्रांत जो है स्वर्णागिरी। ठीक है, स्वर्णागिरी। और अवंती जो प्रांत है वो उसकी जो राजधानी है उज्जैन। और कलिंग की राजधानी तोसली। और कलिंग पर सबसे पहले अशोक ने कब आक्रमण किया था, तो 261 BC में किया था। ठीक है। अब आप बढ़ते हैं बृहदत्त यह एक कमजोर तथा अयोग्य शासक था। बृहदत्त सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। बृहदत्त का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जिसने सेना के निरीक्षण के दौरान बृहदत्त की हत्या कर दी थी। मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश का स्थापना होता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज मगध साम्राज्य खत्म हो गया है
और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य, ठीक है। तो ब्राह्मण साम्राज्य हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।